नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड में। हुआ आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, यह सवाल प्रदेश बीजेपी की राजनीति में आम है। हालांकि नए अध्यक्ष के चुनाव में अभी 4 से 5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन इसके लिए पार्टी में अभी से जोड़ तोड़ शुरू हो गई है और हर रोज नए दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष धन सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। उनके मुताबिक उन्हें संगठन का अच्छा अनुभव है और अगर पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है तो वो बखूबी निभाएंगे। देखिए, जहां तक निर्वहन का सवाल है, मैं फिर कह रहा हूं कि जब 4 महीने तो कुछ होना नहीं, निर्वहन करना क्या है अभी। और जहां तक निर्वहन का सवाल है तो मैं पार्टी का महामंत्री रहा हूं, मैं पार्टी का संगठन महामंत्री रहा हूं, अभी उपाध्यक्ष हूं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी में कई वर्षों से काम कर रहे हैं और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता पार्टी में काम करते हैं। लेकिन जहां तक अध्यक्ष की बात है, तब तक मुझे लगता है कि पार्टी का जो संविधान है, 3 साल तक हमारे अध्यक्ष रहते हैं और उसके बाद पार्टी के संगठन के चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरह कि 40-40, 50-50 साल तक उनके अध्यक्ष चलते रहते हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम है और उस सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। प्रसन्नचित लगता है आपको इसमें मेरा समर्पण में। मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में आप पूछ लीजिए कि जितना समर्पण और जितने उससे तन में आते हैं हम काम करते हैं, मुझे लगता है कि हम जैसे चुनिंदे कार्यकर्ता ऐसे काम करते हैं। और पार्टी जिस भी हमको जहाँ भी लगाती है, लगभग मुझे 10-12 प्रदेशों में काम करने का मौका मिला है। और भारतीय जनता पार्टी अभी केंद्रीय नेतृत्व का कहना है कि बिहार के चुनाव में भी जाना है, तो जहां जहां मुझे आवश्यकता समझेगी वहां मैं काम करने जाऊंगा। और पार्टी कहेगी कि भाई कहीं आपको उत्तराखंड में काम करना है, तो हम यहाँ भी काम कर ही रहे हैं और कई वर्षों से काम कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं। धन सिंह से पहले भी प्रदेश बीजेपी के कई नेता अध्यक्ष पद पर दावेदारी जता चुके हैं और इन सभी का कहना है कि उनके पास संगठन का अच्छा अनुभव है। जरा आपको भी सुनाते हैं इन नेताओं के दावे। देखिए, पार्टी के हमारे जो सीनियर लीडर हैं उनको इसके बारे में विचार करना है। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी वो सौंपते हैं तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है। फिलहाल मेरे पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज अगर पार्टी ये उचित समझती है कि भाई प्रदेश की कमान अध्यक्ष के रूप में हमें दी जाती है, तो निश्चित तौर पर जो काम पार्टी देगी उसको करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार हैं। पार्टी अगर किसी योग्य समझेगी कोई काम देगी तो उसको अपनी क्षमता के अनुसार, जो मेरी क्षमता होगी, जो मेरी योग्यता होगी, उसके अनुसार करूंगा। नहीं, मैं तो सेवक हूं, मैं तो केवल दरी बिछाने आया हूं, पत्तल उठाने आया हूं। जो पार्टी का नेतृत्व होगा वो करेंगे, वो सेवा करेंगे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी तीरथ सिंह को रिपीट करेगी या नहीं, लेकिन वो भी इस पद पर रिपीट होने के लिए पूरी जोड़ तोड़ लगा रहे हैं और पार्टी से एक और टर्म चाहते हैं। तीरथ सिंह का तर्क है कि उनके कार्यकाल में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज भी मैं पार्टी के सिपाही के रूप में काम कर रहा हूं। ये पद ने दायित्व है और उस दायित्व को पूरी तरह से कर्तव्य निष्ठा से निभाने का काम अपना है और उसको निभा रहे हैं। आगे क्या होगा, फिर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उस जिम्मेदारी को हम लोग निभाएंगे, सिपाही रूप में काम करेंगे। ऋषिकेश में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने आपदा घोटाले को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे और साथ ही इस मामले की सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। मैं शुरू से इस बात को उठाता रहा हूं कि बहुत अनियमितता है, हेलीकॉप्टर्स का घोटाला है, लोगों को जो राहत देना है उसमें बहुत ज्यादा घोटाला है, अनियमितता है। सरकार ने समय पर काम नहीं किया, तात्कालिकता नहीं दिखाई, उसके कारण सैकड़ों लोगों को अपनी जान को गंवाना पड़ा। जो लोग उस प्रलय से बच करके अपनी जान को बचाकर पहाड़ों पर गए, जंगलों में गए, उनको आप बचा नहीं पाए, उनको फिर मौत के मुंह में आपने फेंका। इसके लिए सरकार निश्चित रूप में जिम्मेदार है। और आपदा के दौरान जहां भारी घोटाले की बात सामने आ रही है, वहीं अब भी कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें मुआवजा तक नहीं मिल सका है। टिहरी के रविंद्र उनियाल ने सेना से रिटायर होने के बाद केदारनाथ स्थित GMVA के गेस्ट हाउस में कैंटीन ली और लाखों का सामान रखा जो आपदा में तबाह हो गया। रविंद्र के मुताबिक उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। रविंद्र के मुताबिक उनकी कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है। रविंद्र ने मुआवजा की मांग की है और उनके मुताबिक उनके ऊपर लाखों का कर्ज है। मेरे पास ऑप्शन अब यही बचा हुआ है कि मेरे बच्चे और मैं फुटपाथ पे मतलब ये आ ही चुका हूँ। मेरे को कम से कम कर्जदारों ने कम से कम 3-4 लाख रुपए मेरे कर्जा हो गया है, ब्याज ही ब्याज। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब तो मैं खुदकुशी करूंगा या तो मतलब जो है आत्महत्या करूंगा या कुछ ना कुछ मतलब जो है करना पड़ेगा मेरे को।
कारण है कि टिहरी जिले की लगातार उपेक्षा हुई है। बाहर के लोगों ने जो वहाँ पे व्यवसाय करते हैं उनको 1 रुपये मुआवजा के नाम पर नहीं मिला है। दूसरी तरफ केदारनाथ में जिन लोगों को डबल और ट्रिपल मुआवजा मिला है कि सरकार की कैबिनेट ने उसमें निर्णय करके उनको माफ करती है। दूसरी तरफ पात्र विस्थापितों को, पात्र जो लोग लाभार्थी जिनका नुकसान उनको नहीं दिया जा रहा है। निश्चित रूप से जाति हो रही है और जाति के खिलाफ हम बड़ा जन जागरण अभियान शुरू करने जा रहे हैं। और उत्तराखंड में मैगी को लेकर खाद्य विभाग ने 50 से ज्यादा जगहों पर सैंपलिंग की है। राजधानी देहरादून में आज खाद्य विभाग ने सैंपलिंग की। इस दौरान जी संगम की टीम भी वहां मौजूद थी। पूरे उत्तर भारत में इन दिनों मैगी चर्चाओं में, जी हां, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताई जा रही मैगी की अब उत्तराखंड में भी छापेमारी शुरू हो गई और सैंपलिंग ली जा रही है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एक डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पर हैं और ये तमाम मैगी के पैकेट्स रखे गए हैं। जो खाद्य सुरक्षा विभाग है उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर सैंपल लेने के लिए आए हैं। और अभी तक कितने सैंपल लिए जा चुके हैं और क्या रिजल्ट आए हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर रमेश जी हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये वो मैगी का पैकेट है जिसमें अभी तक जो सैंपलिंग ली गई है उस सैंपल में अजीनोमोटो, लेड यानी MSG जो है वो अधिक पाई गई है। जो अभी हाल ही में पौड़ी में सैंपल लिए गए थे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताए गए हैं। रमेश जी से हम जान लेते हैं कि आखिर उन्होंने कहाँ सैंपलिंग की है और क्या इसमें उन्होंने अभी तक पाया है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कुल कितनी जगह सैंपलिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सैंपलिंग की है, कौन सा ये स्थान है, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये सब हम जान लेते हैं रमेश जी से। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं आप यहाँ पर कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, मैगी के सैंपल ले रहे हैं। इससे पहले आपने कहाँ पर सैंपलिंग की है और अगर हम पूरे उत्तराखंड की बात करें तो कहाँ पर क्या क्या रिजल्ट आए हैं? देहरादून में जैसे मैगी का ये प्रॉब्लम समस्या आई, ऊपर से निर्देश था, 8 जगह से सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 2 विकास नगर, 2 मसूरी और 4 देहरादून नगर निगम में सैंपल लिए गए हैं। और ये 5वां सैंपल यहाँ से लिया जा रहा है नगर निगम में। 2 डिस्ट्रीब्यूटर मेन यहाँ पर हैं, एक जैन और राजकुमार जैन जो गांधी रोड पर हैं, उनके 2 सैंपल लिए गए 20 तारीख को। और इनके भी ये पुनीत नागलिया जी हैं, नागलिया एसोसिएट्स, इनके भी 2 सैंपल लिए जा रहे हैं और इनका सैंपल आज शाम तक रुद्रपुर भेज दिया जाएगा। अब रुद्रपुर की रिपोर्ट क्या बताती है, उसके बाद जो सुसंगत धाराएं हैं उनका कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, जो सैंपल आपने लिए हैं, सैंपल का अगर हम स्वरूप जानना चाहें तो कितने पैकेट किस हिसाब से आप लोग सैंपलिंग करते हैं? बेसिकली 500 ग्राम्स सैंपल का ये होता है, तो कम से कम 500 ग्राम्स इंटू 4 2000 ग्राम का सैंपल लिया जाता है 4 पार्टों में भागकर। 1 पार्ट रुद्रपुर लैब को भेज दिया जाता है और 3 पार्ट डिजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफिस में जमा कर दिया जाता है। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ये जो आप सैंपलिंग कर रहे हैं? विदिन 15 डेज ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो आगे भी आपका ये अभियान लगातार? आगे हमेशा अभियान ये लगातार जारी रहेगा जब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। ऊपर से जैसा निर्देश होगा वैसा हम लोग करेंगे। कैमरामैन गोविंद के साथ सोनू सिंह, जी मीडिया, देहरादून। उधर हल्द्वानी में भी मैगी की शिकायत के मद्देनजर छापेमारी की कार्रवाई हुई, जिसमें उप जिलाधिकारी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी भी थे। उप जिलाधिकारी के मुताबिक सभी सैंपल्स लैब में भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। और रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण ने 27 मई को हुई फूड पार्क में झड़प को सुनियोजित षड्यंत्र बताया। उनके मुताबिक सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रक यूनियन के लोगों ने लाठी, डंडों, चाकू और तलवार से फूड पार्क पर हमला किया, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि जांच के नाम पर फूड पार्क को बंद करा दिया गया। बालकृष्ण ने कहा कि इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पूरे हथियारों से लैस होकर के पतंजलि के परिसर, फूड पार्क के परिसर में आक्रमण कर रहे, उनमें से एक भी व्यक्ति अभी तक गिरफ्तार हुआ है? अब तक एक भी व्यक्ति को तुमने सर्च किया है? लोगों के रोजगार में, उनके पेट में लात मारने का तुमने काम किया, पर जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए था काम नहीं किया। इसलिए लगता है कि पूरी तरह से सुनियोजित, ये प्रायोजित और एक तरह से उनके षड्यंत्र के पार्ट में ये संस्थान को बदनाम करने के रूप में एक कृत्य हुआ है। उधर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने रामदेव के फूड पार्क पर हुए झगड़े को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां झगड़ा ट्रांसपोर्टर के बीच हुआ था, जिसे राज्य सरकार ने रामदेव की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। ट्रांसपोर्टर जो है 2 ग्रुप की लड़ाई है।
ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि हम सप्लाई करेंगे, यहाँ दूसरा ट्रांसपोर्टर कहता है कि हम सप्लाई करेंगे। वो जिस तरह से गाड़ी पर झपटे हैं, फरसा लेके आए हैं, तलवार निकाली है, तो दो ग्रुप की लड़ाई थी जिसको बाबा रामदेव जी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। और ये भी संज्ञान में है कि उनका भाई तो स्पॉट पर था ही नहीं। जब भाई स्पॉट पर नहीं था तो फिर मर्डर कैसे हुआ? इसकी इंक्वायरी निष्पक्ष होनी चाहिए। इसमें किसी की तरफदारी हम नहीं कर रहे हैं, परंतु जिस तरह से सरकार का रवैया रहा है सारी रिपोर्ट देखने के बाद, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उधर राजधानी देहरादून में सैकड़ों इमारतें जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी ढह सकती हैं और इससे बड़ी तबाही मच सकती है। बावजूद इसके प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। हालांकि नगर निगम का कहना है कि उसने सभी ऐसे भवनों को चिन्हित कर लिया है जो कि नगर में करीब 48 हैं, जिनके भवन मालिकों को नोटिस भेजा जा रहा है। उधर सिटी मजिस्ट्रेट का कहना है कि अगर भवन मालिक भवनों को नहीं गिराते हैं तो प्रशासन कार्रवाई करेगा। एक लिस्ट बनाई हुई है, पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट है, जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि अगर इन भवनों को हटाया नहीं जाएगा तो इनसे जानमाल की क्षति हो सकती है। इसी को देखते हुए इन चालान के आधार पर हमने गिरासू भवनों को नोटिस जारी किया है, भवन स्वामियों को, और इस कोर्ट में 133 के तहत ये कार्यवाही गतिमान है। और हरिद्वार में खनन को लेकर साधु समाज बट गया है, जहां खनन को बंद किए जाने को लेकर मातृ सदन की ओर से लंबे वक्त से आंदोलन चलाया जा रहा है। वहीं साधु समाज के बाबा बालकनाथ और उनके समर्थक खनन का समर्थन कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ और उनके समर्थकों ने सती घाट पर मुंडन कराया और फिर देश रक्षक तिराहे पर मातृ सदन के शिवानंद महाराज का पुतला फूका। हालांकि मातृ सदन की ओर से खनन समर्थकों का धरना प्रदर्शन प्रायोजित बताया गया। हम इन गरीबों के हित में ये मुंडन कराए हैं। कई हजार मजदूर हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, और सरकार भी और जो है हमारी जो शिवानंद जी हैं ये भी विरोध करते हैं, या शासन कभी कभी खोल देता है, कभी फिर बंद कर देता है। कई लाखों कई हजारों का नुकसान वैसे होता है, और कई लाख बीघे गरीबों की जो बह गई हैं, कई लाख बीघे जमीनें बह गई हैं और गरीब बेरोजगार हो गए हैं। तो जहाँ बेरोजगारों के पास इतनी संपदा है कि वो हजारों व्यक्ति को बुला करके 250 रुपया दे करके यदि भोजन करा सकता है, तो यहाँ की बेरोजगारी जब इस स्तर की है तो ऐसी बेरोजगारी के लिए सरकार उनको गंगा के दोहन से विरत करती है। उधर हरिद्वार में अवैध खनन को लेकर अनशन पर बैठे मातृ सदन के संत शिवानंद से राज्य के अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें राकेश शर्मा ने भरोसा दिया कि रायवाला से लेकर भोगपुर तक खनन नहीं होगा और जिन लोगों को अपने मकान और दूसरे निर्माण के लिए रेता बजरी की जरूरत होगी उन्हें जिलाधिकारी से रेता बजरी निकालने की अनुमति लेनी होगी। इससे पहले चुगान संघर्ष समिति ने अपर मुख्य सचिव का काफिला रोकने का भी प्रयास किया और स्वामी शिवानंद का पुतला फूका। 52 में रायवाला से लेकर के अजीतपुर बंदा तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध का नोटिफिकेशन था, वैसे ही प्रॉपर चैनल से जाकर के भोगपुर तक प्रतिबंध पूर्णतः खनन का होगा। उसके बाद जो माल रिप्लेनिश होने वाला है वह माल कैसे रिप्लेनिश होगा, क्या होगा, जो बालू वाली बात है, उसके लिए अलग से स्टडी। आगे श्रीनगर से लगे टिहरी के मलेथा में स्टोन क्रशर के विरोध में आंदोलन फिर से तेज हो गया है। इस बार गांव की एक महिला हेमंती देवी पिछले 8 दिनों से अनशन पर बैठी हैं, जबकि 300 से ज्यादा महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। उनके मुताबिक मलेथा गढ़वाल के वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी का गांव है, जिसे वो खत्म नहीं होने देंगे। आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा जब तक कि ये स्टोन क्रशर यहाँ से रावण को बचाना है, क्रशर को हटाना है। हमारे यहाँ पर सारा जंगल जमीन सारा खत्म हो चुका है। जब तक ये 5 स्टोन क्रशर बंद नहीं होंगे तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। 25 मई से आमरण अनशन पे हमारी श्रीमती हेमंती नेगी जी बैठी हैं, लेकिन सरकार को अभी तक सरकार के कानों में जूं तक नहीं रिंगा है। हम चाहते हैं, हमारा ये जन आंदोलन है अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए। अगर ग्रामीणों को परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इस परेशानी को उनकी समझनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हैं कि स्टोन क्रशर यहाँ लगे तो सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि जब अगर लोग नहीं चाहते हैं तो उनको विकास किस मुद्दे, आप विकास की जहाँ पर बात करते हो, अगर विकास के साथ साथ यहाँ इतना विनाश हो रहा है कि एक साथ आप एक गाँव में अगर 5-5 स्टोन क्रशर लगाओगे तो कहाँ उनका विकास होगा, बताइए।
उधर भारत और चीन के बीच ताकुलाकोट मंडी में होने वाला व्यापार शुरू हो गया है, जो कि 31 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान चीन की तरफ से जहां 16 वस्तुओं का आयात होगा, वहीं 36 सामग्रियों को निर्यात भी किया जाएगा। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 17,500 फीट की ऊंचाई पर खुला लिपुलेख दर्रा। एक बार फिर शुरू हुआ भारत चीन के बीच व्यापार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पड़ने वाले लिपुलेख दर्रे और तिब्बत में पड़ने वाली तकलाकोट मंडी से संचालित होने वाले भारत चीन ट्रेड की शुरुआत 1 जून से हो गई है। हालांकि मंडी में कारोबार 27 जून तक शुरू हो सकेगा। इससे पहले व्यापार के लिए ट्रेड पास जारी किए जाएंगे। भारत की ओर से साल 1992 से शुरू हुए इस व्यापार में शामिल होने वाले व्यापारियों को ट्रेड पास जारी किए जा रहे हैं। दरअसल ये ट्रेड पास वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से दिए जाते हैं। 4 महीने तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बड़े पैमाने पर खरीद फरोख्त होती है, जो कि 31 अक्टूबर को बंद कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी का कहना है कि इस साल के व्यापार के लिए ट्रेड अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक इस साल के व्यापार के लिए व्यापारियों में उत्साह देखा जा रहा है और पहले 2 दिनों में 90 व्यापारियों ने आवेदन किया है, जिन्हें तय वक्त पर पास जारी किए जाएंगे। इंडो चाइना जो व्यापार है 1 जून से प्रारंभ होता है। इसके लिए ट्रेड अधिकारी एसडीएम धारचूला है और उनके लिए सहायक ट्रेड अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है और ट्रेड पासेस जो विदेश मंत्रालय से हैं वो प्राप्त कर लिए हुए हैं। तो पास जारी करने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी जाएगी और यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं रूट मार्ग के क्रम में है वो भी कर दी गई है। वहीं सालों से भारत चीन के व्यापार में हिस्सा लेने वाले व्यापारियों का कहना है कि उनकी आजीविका इसी व्यापार के माध्यम से चलती है। हर साल लगने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में दोनों देशों के बीच कई चीजों का आयात निर्यात किया जाता है। इस व्यापार के जरिए 16 वस्तुओं का आयात होता है। वहीं भारत की तरफ से 36 सामग्रियों का निर्यात भी होता है, जिनमें गुड़, चीनी और घरेलू जरूरत की चीजें शामिल हैं। भारतीय व्यापारी लंबे समय से आयात होने वाली वस्तुओं की संख्या में इजाफा करने की मांग कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच पिथौरागढ़ से सटी ताकुलकोट मंडी और सिक्किम के नाथुला पास से कई सालों से व्यापार होता आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से चीन और भारत सरकार ने कड़े नियम लगाए हैं, जिसने व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं रेशम के निर्यात पर रोक लगने से भी व्यापार खासा प्रभावित हो रहा है। 23 सालों से जारी इस व्यापार से जहां दोनों देशों के व्यापारियों को मुनाफा होता है, वहीं दोनों देशों की आर्थिक स्थिति सुधारने में भी मदद मिलती है। इतना ही नहीं, 17,500 फीट की ऊंचाई पर लगने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय मेला दोनों देशों के संबंधों को सुधारने में भी अहम भूमिका निभाता है। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और 4 धाम यात्रा ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इसी के साथ प्रदेश का पर्यटन कारोबार भी पटरी पर आ गया है। रिपोर्ट। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण। 4 धाम यात्रा ने पकड़ी तेजी। 1.25 महीने में टूटा बीते साल का रिकॉर्ड। 4 लाख यात्रियों ने किए दर्शन। तमाम शंका और आशंकाओं के बीच शुरू हुई 4 धाम यात्रा ने इस बार सभी अटकलों को बेईमानी साबित कर दिया है। 1.25 महीने पूरा कर चुकी गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा सफलता की इबारत लिख रही है। बीते साल जितने यात्री पूरे सीजन में गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचे, इस बार 1 महीने में ही यात्री उस आंकड़े से पार पहुंच चुके हैं। यात्रा इस वर्ष जो है बहुत अच्छी यात्रा हमारी प्रारंभ हुई थी और अब तक जो है यात्रा ने बहुत अच्छा, हम लोग परिवहन व्यवसायी की तरफ से बहुत अच्छा कार्य हुआ है यात्रा में। 2013 में आई आपदा ने राज्य को तोड़ दिया था, जिससे राज्य के आय का मुख्य स्रोत पर्यटन उद्योग ठप पड़ गया था। लेकिन आपदा के दंश से उभर रहे उत्तराखंड में एक बार फिर पर्यटन उद्योग ने तेजी पकड़ ली है। साल भर 4 धाम यात्रा का इंतजार करने वाले गढ़वाल के स्थानीय लोगों के चेहरे इस बार खिल गए हैं। उनके व्यापार ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहाड़ का रुख कर रहे हैं। वहीं देवभूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश की रौनक एक बार फिर बढ़ गई है।
उसका ऋषिकेश में हमारी यहाँ की मार्केट को व्यापारियों को उसको डिमांड ऑर्डर आने लग गए हैं। ये भी एक हमारे को पता चलता है कि यात्रा का इस पर प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से हम भी अब उम्मीदमंदी हमें भी थोड़ी सी उत्साहित है कि हमें जो हम ये इस यात्रा पे डिपेंड रहते थे उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और व्यापारियों के भी थोड़ा चेहरे खिले हुए हैं और छोटे मोटे जितने ट्रैकर ट्रांसपोर्ट वगैरह हैं सभी लोगों को कुछ न कुछ रोजगार का जो साधन था वो बढ़ा है। यात्रा के 1.25 महीने के आंकड़े बताते हैं कि 4 लाख के करीब यात्रियों ने पवित्र धामों के दर्शन कर लिए हैं, जबकि बीते साल 6 महीने में तीर्थ यात्रियों की संख्या 3 लाख भी नहीं पहुंच पाई थी। पब्लिक ने भी इसमें अच्छा रिस्पांस दिया और अब लग रहा है कि सारी 4 धाम की यात्रा बहुत अच्छी है और 2 धाम की भी यात्रा बहुत अच्छी है। मतलब ऑल द होल इस समय यात्रा बहुत अच्छी है। यात्रा की रौनक और व्यापारियों के चेहरे की खुशी इस बात को साफ बयां कर रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब उत्तराखंड का पर्यटन कारोबार एक बार फिर पटरी पर लौट आएगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसके साथ ही अपना प्रदेश उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए जी संगम, खबरें लगातार जारी हैं।